हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका पेपर है दिसंबर 24 में जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर है और ये आपका पेपर 2 है और ये आपका सैटरडे है। और जो 14 दिसंबर को पेपर 2 दिन हुए थे 14 एंड 15 दिसंबर को, तो ये आपका पेपर 2 है और फिर 14 दिसंबर वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है प्रगतिशील शिक्षा की हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। फर्स्ट कहते हैं मतलब सीधी सी बात है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्री किस ऑप्शन से करते हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट कहता है बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या है कि बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखते हैं, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। हम बचपन में बड़े की ज़िंदगी क्यों जिएंगे? क्या बचपन में जब हम ऐसे थे तो ये सोचते थे? नहीं सोचते थे ना, मस्त बिंदास रहा करते थे। सेकंड कहते हैं बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, ये बात तो सही है। तो जरूरी नहीं कि हर एक समाज उसको भ्रष्ट करता, इसलिए आपका सेकेंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड कहते हैं बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, बिल्कुल गलत बात है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से सभ्य होते हैं, असभ्य नहीं होते हैं। और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है, बिल्कुल गलत बात है। असभ्य आ गया इसलिए गलत हो जाएगा। फोर्थ कहते हैं बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जिस समाज में वो बड़ा होता है, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट जिस समाज में होता है, ऑफकोर्स उसका प्रभाव पड़ता है उसकी लाइफ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है आपका विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या मनोसामाजिक होगा, भौतिक होगा, संज्ञानात्मक होगा या भाषाई होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका साइको सोशल हो जाएगा। एक तो साइको भी आ जाएगा और सोशल भी आ जाएगा, फिजिकल तो होगा नहीं। बात आपसे यहाँ क्या कर रहे हैं, विकास डैश के आयाम के तहत, भावना मतलब आपके इमोशंस, ठीक है। और यहाँ आपसे फैमिली की भी बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स की भी बात कर रहे हैं, इन सब के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये अब कौन से डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आएगा? तो फिजिकल तो नहीं होगा, संज्ञानात्मक भी नहीं होगा, लिंग्विस्टिक भी नहीं होगा, तो आपका क्या होगा साइको सोशल होगा, मनोसामाजिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है आपका व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। जेंडर पहचान आनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है, क्या ये बात सही है? गलत बात है। जेंडर भूमिकाएं संस्कृति रूप से परिभाषित होती है, बात तो सही लग रही है। जेंडर भूमिकाएं आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होती है, जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। जेंडर जो भूमिकाएं होती है, जेंडर रोल्स होता है, वो सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका कथन कहता है एक समावेशी मतलब एक इंक्लूसिव क्लासरूम में सभी पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम की बात कर रहे हैं। अरे अनुकूलन के शैक्षिक मानों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। सेकंड कारण कहता है विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है, क्या ये बात सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका कथन भी सही है, कारण भी सही गलत है, सही है सॉरी, मतलब आपका कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। जब दोनों गलत है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, क्या ये बात सही है? सेकेंड कहता है परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। थर्ड कहते हैं सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है।
अनुभव के माध्यम से सीखने की बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं ली-वाई-गोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, एक व्यक्तिगत क्रिया, एक एकीकृत भी नहीं होगा, व्यक्तिगत भी नहीं होगा। तो आप बताएं फर्स्ट सेकेंड में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, कोलैबोरेटिव प्रोसेस, मतलब सहयोगात्मक प्रक्रिया। ली-वाई-गोस्की कहते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट से उतना ज़्यादा वो सीखेगा, ठीक है। वाइगोस्की आप 3 चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, कल्चर, लैंग्वेज एंड इन्वायरमेंट। कल्चर, आपका लैंग्वेज एंड इन्वायरमेंट, CLE से आप इसको याद रख सकते हैं। ये की ऑफ वर्ड है ली-वाई-गोस्की का। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए ली-वाई-गोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? फर्स्ट कहते हैं भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। क्या ये बात सही है कि भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो संज्ञान से संबंधित नहीं है? ऑफ कोर्स भाषा और लैंग्वेज इंटर रिलेटेड है, लेकिन आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड कहते हैं भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। सही बात है कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो आपके कॉग्निशन को फैसिलिटेट करती है। थर्ड कहता है भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। फोर्थ कहता है भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। बिल्कुल गलत बात है। आप जितना ज़्यादा लैंग्वेज आपको आती है ना उतना ज़्यादा आपके डेवलपमेंट में हेल्प होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। भाषा एक संस्कृति उपकरण है जो संज्ञान को एक तरीके से सुगम बनाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। क्या ये बात सही है? सेकंड कहता है एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। आपसे परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ कहता है एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। तो ये परफॉर्मेंस के अंदर नहीं आएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ली-वाई-गोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ली-वाई-गोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक टीचर को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी रणनीतियाँ हैं? उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, एक परिभाषा देना और छात्रों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब जो याद करना है ना ये आपका निगेटिव वर्ड है। तो आप देखिए जिसमें फोर्थ होगा ना वो आपको आंसर नहीं होगा, लेकिन ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें फोर्थ है वो आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन आपका उदाहरण प्रस्तुत करना ये सही है। सेकेंड कहता है गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी सही है। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? पारस्परिक अध्यापन, अनुकूलित अधिगम, ग्रहणशील अधिगम, वर्णनात्मक अध्यापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस ध्यान केंद्रित कर रही है। कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करते हैं? संज्ञानात्मक संघर्ष, अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन, स्मृति मेमोरी, या कॉग्निशन संज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अधिसंज्ञान मतलब मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हावर्ड गार्डनर ने के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। बुद्धि समय के साथ बदलती है। बुद्धि मुख्य रूप से अनुवांशिक विरासत में मिलती है। ये गलत बात है कि जो बुद्धि होता है मुख्य रूप से अनुवांशिक विरासत में मिलती है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, बुद्धि समय के साथ बदलती है। इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं हालांकि अंतर समूह व्यक्तिक भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने के सुसाधित करता है। ज़्यादा भय तनाव रहेगा तो बच्चा सही से उसका इमोशनल इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा, उसका दिल दिमाग काम नहीं करेगा, तो अच्छे से नहीं सीख पाएगा, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। अधिगम केवल बाहरी के कारकों से नियंत्रित होती है, बिल्कुल गलत बात है। अधिगम इंटरनल से भी नियंत्रित होती है, तो इसका दोनों गलत हो जाएगा। तो जब दोनों गलत है तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कथन कहते हैं लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली की दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वविनियमित सीखने को संसाधित करती है। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, आर भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही करता है, तो थर्ड इज एक सेकेंड आपका बात तो सही है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपका थर्ड इज अ राइट आंसर। बात दोनों सही है पर एक दूसरे की बात नहीं कर रही है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य को उपयुक्त वर्णित करता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब बच्चे के किसी चीज़ में कहीं कमी रही हो तो उसको डायग्नोस्ट करना, उसके बाद उसको रेमेडियल टीचिंग देना। तो फर्स्ट कहता है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों का काम समालोचना आकलन करने का अवसर प्रदान करना, ये तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात नहीं है। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनके आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना, शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। और जब हम डायग्नोस कर लेते हैं तो हम उसको रेमेडी दे देते हैं, मतलब उसको हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? तो फर्स्ट कहता है कड़ी से कड़ी सजा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसे समस्या का समाधान दें, डायरेक्ट समाधान दे देंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं, ऑफकोर्स उसको समझाएंगे।
उसे समस्या को छोड़ने अगले पर, ऐसा थोड़ी है कि जो चीज़ें एक टॉपिक से बच्चे को नहीं आ रही है, चैप्टर सेकंड नहीं आ रहा है, चैप्टर थर्ड पे चले जाएं और ये कहें कि उसको छोड़ दो। फोर्थ कहता है कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। आलम्बन मतलब वही जो लेवाइगोस्की कहता है स्कैफोल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जीन पियाजे डैश को डैश मानता है, लेवाइगोस्की डैश को डैश मानता है। तो फर्स्ट कहता है निज वाक नहीं। जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक को संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत मानता है और जो लेवाइगोस्की है निज वाक को स्व विनियमित प्रभावी मानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अधिगम के स्वाभाविक सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। मतलब आपसे जो गलत है वही पूछा जा रहा है। फर्स्ट कहता है शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूप को लागू करना। क्या ये बात सही है? सेकंड कहता है सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना। बच्चे जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी बच्चों को विकल्प प्रदान करना। सभी विद्यार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों का पेशकश करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ तो सही है पर जो शामिल नहीं वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। गलत ही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कहता है यह नैतिक तर्क पर सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्देशित नहीं करता। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कथन कहता है प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। कारण कहता है बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका ए भी गलत है, कारण भी गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, वो कौन सा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था। ये तो वन वर्ड आंसर हो गया, इसमें थिंकिंग की तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ, ये भी वन वर्ड क्वेश्चन है, ये भी आंसर नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप में शामिल थे, ये भी आपका वन वर्ड आंसर, ये भी नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था, ये आपका थिंकिंग वाला क्वेश्चन हो गया, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए। जो डैश आवृत्ति संग्राहक, संचरण उपकरण, श्रवण तंत्र। जिन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता उन्हें शामिल करते समय मतलब जिनको दिखने में प्रॉब्लम है उनको अगर हम शामिल करते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जिनको दिखने में प्रॉब्लम है हमें उसे ब्रेल लिपि का ध्यान रखना चाहिए जो टच फील करके पढ़ सके। इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा, फोर्थ भी गलत हो जाएगा, या तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा। अब यहाँ कह रहा है, यहाँ तो आ गया फर्स्ट में ब्रेल, दोनों में ब्रेल है। अब सेकंड क्या कहता है, शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए, जो डैश है। अब एक स्पर्श प्रणाली या श्रवण प्रणाली होना चाहिए। स्पर्श प्रणाली तो नहीं होना चाहिए। अगर स्पर्श प्रणाली होगा तो बच्चा, अच्छा यहाँ श्रवण तंत्र की बात कर रहा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, ये तो आपका होगा नहीं। पहली बात 24 का फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। ब्रेल होना चाहिए उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को ब्रेल का उपयोग करना चाहिए। जो एक स्पर्श प्रणाली, स्पर्श मतलब टच फील करके, ये जो आपका ब्रेल लिपि है वो उसको श्रवण के माध्यम से तो नहीं होता है ना, वो टच फील करके करते हैं। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है
आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? फर्स्ट कहते हैं विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना। एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद करना निगेटिव हो जाएगा। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न देना। क्या यह बात सही है? बात तो सही लग रही है। छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं निम्न में कौन सा विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक या रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है। क्या ये बात सही है? यहाँ आपसे असेसमेंट स्टूडेंट लर्निंग की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। तो फर्स्ट सेकेंड तो हो गया। थर्ड कहता है पूर्व ज्ञान जांचने के लिए कक्षा शुरुआत में प्रश्नोत्तरी विचार मंथन करना चाहिए छात्रों देश भर की तुलना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर कि एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया जो रूब्रिक है या रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कथन कहता है लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्या ये बात सही है? गलत बात है। कारण कहता है लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील, जेनेटिक तो कुछ होता नहीं है भाई साहब, तो इसलिए आपका कारण भी गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कथन कहता है 12 साल की आमना हर बार डर जाती है जब शिक्षक उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण कहता है जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक शिक्षक छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान की नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? फर्स्ट कहते हैं छात्रों की नई सामग्री संबंधित कार्य पूरा करने के तरीके के बाद चरणदर्शन मार्गदर्शक प्रदान करना। इसकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। नई सामग्री व्याख्यान लेक्चर मेथड नहीं होगा। विद्यार्थी के पाठ्य पुस्तक अध्ययन ये भी नहीं होगा। फोर्थ कहता है छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने समय के अनुभव, मतलब खुद के एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है, अलग अलग शिक्षण क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग करता है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन करे हैं, वो भी पेपर 2 के। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्रैक्टिस ज़रूर करें, वो आपके पेपर में बहुत 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 हेल्प करेगी। थैंक यू।